टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही डिस्कस करेंगे बट डैम्प्ड कंडीशन में। तो पहले समझ लेते हैं कि डैम्प्ड मोशन क्या होता है। उससे भी पहले चलो एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं, है ना। मान लो यू हैव एन ऑसिलेटरी सिस्टम। ये ऑसिलेटरी सिस्टम क्या है? जो ऑसिलेशन करते हैं। मान लो कि यू हैव ए स्प्रिंग मास सिस्टम। एक स्प्रिंग है, इसका एक एंड इज अटैच्ड विथ वन ऑब्जेक्ट एंड दूसरा एंड इज अटैच्ड विथ ए रिजिड वॉल। अब इसको थोड़ा सा खींच के अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स कौन पैदा कर रहा है? ये स्प्रिंग। अगर इसको इस डायरेक्शन में थोड़ा सा खींच के लेके आओगे, अब ये स्प्रिंग इसको क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे क्योंकि इसको वापस लेके आना है, और इसी को हम लोग कहते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स। एंड ड्यू टू दिस रेस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर क्या होगा? एक ऑसिलेशन होगा। इसका मतलब इट विल रिपीट इट पाथ्स मेनी टाइम्स, ऑसिलेशन होगा। व्हेन इट इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब ये रेस्टोरिंग फोर्स, दिस फोर्स, मान लो कि रेस्टोरिंग फोर्स F which is proportional to its displacement, मान लो कि इसको दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजिशन, अब यहाँ से इसको x अमाउंट डिस्प्लेस्ड किया गया है। सो व्हेन और ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग विल गिव ए रेस्टोरिंग फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। जब ये रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट होगा, तब हम इसका जो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं इसको हम लोग कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। इफ देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्सेस, और एक टर्म मैं अब डिफाइन करने जा रहा हूं, इफ देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्सेस, अगर कोई डिसिपेटिव फोर्स ना हो। अब डिसिपेटिव फोर्स का मतलब क्या है? मान लो कि द टोटल सिस्टम इज इनसाइड एक कंटेनर, और कंटेनर के अंदर कोई हवा नहीं है, देयर इज नो एयर इनसाइड दिस कंटेनर। अब इसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, दिस मोशन विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द एयर। अब जब ये मोशन होता है क्या होता है कि मान लो कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन। अब इसके अंदर बहुत सारा, इफ देयर इज सर्टेन एयर्स मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? दे विल कोलाइड विद दैट ऑब्जेक्ट। अब ड्यू टू दिस कॉलिशन दिस सिस्टम विल डिसिपेट और विल लॉस इट सम एनर्जी। क्या होगा? इसका थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगा, मतलब इसका एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा सिस्टम के अंदर। ठीक है। सो फ्रॉम द सिस्टम एनर्जी विल डिसिपेट ओवर इट्स एनवायरमेंट। अगर ऐसे होते तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ऑसिलेशन, थोड़ा सा ऑसिलेशन करने के बाद धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, और एट ए सर्टेन टाइम ये बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। अगर मान लो कि कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं होते तो ये अपना ऑसिलेशन कंटिन्यू रखते। दिस टाइप इफ देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्सेस। अब डिसिपेटिव फोर्स का कारण कौन है? एयर है यहाँ पे। अगर एयर नहीं होगा तो देयर विल बी नो डिसिपेटिव फोर्स और इट विल कंटिन्यू इट्स ऑसिलेशन। दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज नोन एज फ्री वाइब्रेशन। क्या कहते हैं इसको? फ्री वाइब्रेशन। ठीक है। बट इन रियलिटी क्या ये पॉसिबल है? मान लो कि एक दूसरा सिस्टम लेते हैं, मान लो कि एक पेंडुलम ले रहे हैं। ठीक है। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। इफ मान लो कि इसको दिस इज इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, आप इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं और फिर छोड़ देते हैं। क्या करेगा? मान लो कि ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब ये बी से ए होते हुए सी तक पहुंच जाएंगे, फिर सी होते हुए सी से फिर ए को क्रॉस करके बी तक। ऐसे इट विल कंटिन्यू इट्स ऑसिलेशन और मोशन। ठीक है। बट क्या रियलिटी में ये जिंदगी भर ऐसे ही ऑसिलेशन करते रह जाएगा? देख लेना थोड़ी देर बाद, चाहे 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट के बाद, अगेन दिस पेंडुलम विल बी इन इट्स रेस्ट कंडीशन। ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि दिस पेंडुलम इज राइट नाउ इनसाइड योर रूम। मान लो कि तुम्हारे रूम के अंदर है ये पेंडुलम, और रूम में पूरा एयर भरा हुआ है ना, सॉरी एयर भरा हुआ है, और ये एयर मॉलिक्यूल से ये पेंडुलम टक्कर में आ जाएगा, और ड्यू टू दिस कॉलिशन
दिस एयर मॉलिक्यूल्स विल एक्सर्ट सर्टेन फोर्स ओवर दिस ऑसिलेटरी सिस्टम। अब इसके साथ अगर कॉलिशन होगा तो थोड़ा बहुत एनर्जी धीरे धीरे करके इसका लॉस होगा, है कि नहीं। एंड ड्यू टू दिस लॉसेस, पहले मान लो कि बी तक पहुंच चुके थे, फिर ए को क्रॉस करके सी तक, फिर दूसरे मोशन में ये शायद बी तक ना पहुंचे क्योंकि इसका थोड़ा सा एनर्जी तो लॉस हो चुका है, फिर इस डायरेक्शन में और कम, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा और अल्टीमेटली इट विल रीच इट्स रेस्ट कंडीशंस वंस अगेन। अब ये रेस्ट में क्यों जा रहे हैं? ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी। अब लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एयर मॉलिक्यूल से टक्कर में आ जाते हैं। अब ये एयर मॉलिक्यूल से जब टक्कर में आ जाते हैं, जब इसका एनर्जी लॉस होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि ये एयर की वजह से दिस सिस्टम के ऊपर एक डिसिपेटिव फोर्स काम कर रहा है, और दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग डैम्पिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? डैम्पिंग फोर्स। अब डैम्पिंग फोर्स कौन दे रहा है? डैम्पिंग फोर्स यहां पे एयर दे रहा है। इज इट क्लियर? अब दैट्स व्हाई आवर टुडेज एम is to discuss about the simple harmonic motion. What is the condition for simple harmonic motion? A proportional to x। मतलब दोनों एग्जाम्पल में ही जो रेस्टोरिंग फोर्स, यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग दे रहा है, यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स वही एफ साइन थीटा। आई बिलीव दैट यू ऑल नो दैट वन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द रेस्टोरिंग फोर्स इन आवर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कशन। चाहे तो वो वीडियो और एक बार देख सकते हो। तो इन दोनों कंडीशन में इसके ऊपर जो सिस्टम के ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स काम करते हैं वो इसका डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन राइट नाउ ये जो मोशन हो रहा है ये फ्री मोशन नहीं हो रहा है, फ्री वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, कोई इसके ऊपर बाधा बल काम कर रहा है, कोई रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है, जिस फोर्स को हम लोग आइदर डिसिपेटिव फोर्स कहते हैं या डैम्पिंग फोर्स कहते हैं या रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। अब ये रेजिस्टिव फोर्स कौन दे रहा है? इस दोनों एग्जाम्पल पे एयर दे रहा है। अब एयर क्यों रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है? क्योंकि एयर मींस इट इज वन टाइप ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस। अब गैस का एक तो विस्कस फोर्स होता है ना, एक विस्कोसिटी की वजह से एक इसका प्रॉपर्टी होता है विस्कोसिटी। अब ड्यू टू इट्स विस्कस नेचर ये इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट करता है, एंड ड्यू टू दिस फोर्स इट डिसिपेट्स इट्स एनर्जी इन दिस एयर मीडियम, और ये धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा और ये रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। एंड दिस इज द रियलिटी। कोई भी पेंडुलम अपने घर में बनाओ और उसको थोड़ा धक्का देके छोड़ दो, थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये अपना ऑसिलेशन बंद कर देगा और रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। देखो ये जो डैम्पिंग फोर्स है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्पिंग फोर्स होता है। कोई भी ऑसिलेटरी सिस्टम, चाहे स्प्रिंग मास सिस्टम ले लो, चाहे पेंडुलम ले लो, इफ दे आर इनसाइड द गैस मीडियम और एनी अदर लिक्विड मीडियम, लिक्विड मतलब पानी के अंदर मान लो, और दूसरे कोई लिक्विड के अंदर अगर तुम्हारा सिस्टम रहेगा, तो ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी और विस्कस नेचर ऑफ दैट फ्लूइड्स इट विल क्रिएट सम एक्सटर्नल डिसिपेटिव फोर्सेस, जिसको हम लोग कहते हैं कि विस्कस डैम्पिंग फोर्स। एंड तब ये सिस्टम को इसी विस्कस डैम्पिंग फोर्स की अगेंस्ट में ऑसिलेशन करना होगा और धीरे धीरे इसका एनर्जी लॉस होगा और इट अगेंस्ट रीच इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन और द रेस्ट कंडीशन। एक चीज क्या होता है पता है कि इस विस्कस डैम्पिंग फोर्स किस तरह की फोर्स होता है? ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर वेलोसिटी के ऊपर जितना इसका स्पीड होगा, जितना इसका वेलोसिटी होगा, इसके ऊपर एयर द्वारा या लिक्विड द्वारा और गैस द्वारा इसका डैम्पिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ये सबका एक्सपीरियंस होगा। चाहे मान लो यू आर रनिंग इन द ग्राउंड। अब ग्राउंड में या फील्ड में तुम जब रन करते हो, जब तुम्हारा स्पीड इंक्रीज होता है, अपोजिट दिशा में जो एयर की रेजिस्टिव फोर्स होता है, क्या यह इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? बिल्कुल इंक्रीज होता है कि नहीं? जब तुम्हारा वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तुम्हारे ऊपर लगेगा कि तेजी से हवा तुम्हारे ऊपर धक्का दे रहा है ना। सिमिलरली, और ये जो फोर्स ड्यू टू द एयर इज नथिंग बट द विस्कस फोर्स। तो दिस विस्कस फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। अगर ये ऑसिलेशन बहुत स्मॉल ऑसिलेशन होगा, एक छोटा सा ऑसिलेशन होगा, तब ये विस्कस डैम्पिंग फोर्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एफडी,
एफ डी मीन्स विस्कस डैम्पिंग फोर्स, और ये विस्कस डैम्पिंग फोर्स किससे पैदा हो सकता है, गैस या लिक्विड से, किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। ये विस्कस डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर इस पेंडुलम की वेलोसिटी हाई होगा, इसके ऊपर डैम्पिंग फोर्स, विस्कस डैम्पिंग फोर्स भी हाई होगा। अगर इसका वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट स्प्रिंग मास सिस्टम की वेलोसिटी हाई होगा तो इसके ऊपर डैम्पिंग फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। और दूसरे तरीके की डैम्पिंग फोर्स हो सकते हैं, चाहे मान लो कि तुम्हारा जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ना, एक टेबल के ऊपर है, ये क्या है, ये टेबल है, ठीक है। अब टेबल के ऊपर मान लो कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम, अब मान लो कि ये पूरा सिस्टम बिल्कुल एयर फ्री रीजन में है, इसके अंदर कोई एयर नहीं है और कोई दूसरे तरीके की लिक्विड नहीं है, तो मतलब इसका विस्कस डैम्पिंग फोर्स का चांसेस ही नहीं है। लेकिन इस हिसाब से भी अगर इसको थोड़ा सा धक्का देके छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद ये फिर से रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। क्यों ऐसे होगा, क्योंकि देखो कि दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर है। अब इसका जो सरफेस और टेबल के सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इसका ऑसिलेशन को रेजिस्ट करेगा, दैट मींस ये फ्रिक्शनल फोर्स एक डैम्पिंग क्रिएट करेगा। दिस टाइप ऑफ डैम्पिंग फोर्स इज नोन एज द कूलम डैम्पिंग फोर्स। तो देखो कि एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये डिफरेंट, राइट डाउन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस। तो ये कूलम डैम्पिंग फोर्स। अब थर्ड टाइप ऑफ डैम्पिंग फोर्स हो सकते हैं, मान लो कि योर सिस्टम, ये जो सिस्टम है एयर फ्री जोन में है, तो विस्कस फोर्स तो बिल्कुल नहीं है और ये टेबल के ऊपर भी बैठे नहीं हुए हैं। चलो इस एग्जांपल को नहीं ले तो पेंडुलम वाला आसान होगा इसको समझने के लिए। चाहे मान लो कि एक पेंडुलम है, बॉब है ये, एंड इट इज नॉट इनसाइड द एयर मीडियम, और इसके ऊपर तो कोई टेबल या फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं। बट अगर ये जो बॉब है ये रिजिड नहीं है, ये अंदर से ही थोड़ा सा डिफेक्टिव है, मतलब ये अपना शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। सो एट दैट टाइम इसके अंदर एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, एंड ड्यू टू दिस इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स इट विल अगेन डिसिपेट, इट विल अगेन रिजेक्ट सर्टेन एनर्जी इनसाइड इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में थोड़ा सा एनर्जी अपना लॉस कर देगा, और ड्यू टू दिस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ये धीरे धीरे फिर से ऑसिलेशन घटता जाएगा और बिल्कुल रेस्ट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ रेस्टोरिंग और डैम्पिंग फोर्स इज नोन एज द स्ट्रक्चरल डैम्पिंग फोर्स। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चरल, क्योंकि स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग फोर्स। सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से फ्रॉम दैट डिस्कशन कि इन रियलिटी चाहे कोई भी ऑसिलेटरी सिस्टम ले लो, ये जिंदगी भर ऑसिलेशन नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद ये रेस्ट हो जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका एक्सटर्नल मीडियम के साथ कुछ कॉलिशन होगा, चाहे ये कॉलिशन एयर द्वारा हो या कोई भी अदर गैसेस और लिक्विड द्वारा हो, तो ये विस्कस डैम्पिंग फोर्स कहलाएंगे। अगर ये फ्रिक्शन से हो रहा है तो कूलम डैम्पिंग फोर्स कहलाएंगे। अगर ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है तो इसको स्ट्रक्चरल डैम्पिंग फोर्स। और ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस ये अपना एनर्जी डिसिपेट करेगा और डिसिपेट करने की वजह से ये रेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रियलिटी। ओके, तो चलो इन दिस डिस्कशन वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द विस्कस डैम्पिंग फोर्स। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका मैथमेटिक्स थोड़ा आसान होता है डैम्पिंग फोर्स और डैम्पिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए। सो वी विल कंसीडर दैट विस्कस डैम्पिंग फोर्स, कोई भी ऑसिलेशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है कोई भी ऑसिलेटरी सिस्टम, तो उसके ऊपर मान लेते हैं कि दिस सिस्टम इज इनसाइड सम गैसेस और लिक्विड मीडियम, एंड ड्यू टू दिस गैस और लिक्विड मीडियम देयर विल बी ए विस्कस डैम्पिंग फोर्स जो इस मोशन की रेजिस्ट करेंगे। और भी नहीं, दूसरा कंसिडरेशन हम लोग लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि जो ऑसिलेशन हो रहा है ये स्मॉल ऑसिलेशन, इसका मतलब वी कैन थिंक दैट द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ दैट सिस्टम। अब और एक चीज बताना चाहते हैं कि एफडी इज नॉट ओनली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ दैट सिस्टम बट ऑल्सो इट इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पेंडुलम इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, तब इसके ऊपर जो डैम्पिंग फोर्स काम करेगा ना ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। सिमिलरली फॉर द स्प्रिंग मास सिस्टम, चाहे मान लो कि ये राइट साइड में जा रहा है तो
द viscous force due to the air molecule will be along the left side. ठीक है, so now we will derive the equation of motion of this damped simple harmonic motion. Not only that, this damped is due to the viscous damping force, and we have also considered small oscillation where the viscous damping force is proportional to the velocity of the system. तो चलो इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. सो फॉर दैट नाउ वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो पहले कंसीडर कर लेते हैं कि देखो कि मान लो कि एक का स्प्रिंग मास सिस्टम है. ठीक है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम और वन एंड इज अटैच्ड विद द ऑब्जेक्ट एंड दूसरा एंड रिजिड वॉल के साथ अटैच्ड है. मान लो कि स्प्रिंग मास सिस्टम, ये स्प्रिंग मासलेस है, ऑब्जेक्ट का जो मास है ये एम. ठीक है, अब ये टोटल सिस्टम कहां पे है? दिस सिस्टम इज विद इन ए गैस और लिक्विड मीडियम. मतलब इसके ऊपर विस्कस फोर्स काम कर रहा है, इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स है ना ये काम कर रहा है. ठीक है, और ये विस्कस फोर्स कौन पैदा कर रहे हैं? द कॉलिशन विद द एयर मॉलिक्यूल्स, और चाहे लिक्विड, अगर पानी के अंदर तो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ इसका जो कॉलिशन होगा वही विस्कस फोर्स होगा. एंड ड्यू टू दिस फोर्स इसका जो ऑसिलेशन इफेक्टेड होगा. ठीक है, अब मान लेते कि कोई भी एक सर्टेन टाइम टी में, ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दिस इज एक्स. ये एक्स कहां से? फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जहां ये बिल्कुल अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत मिनिमम एनर्जी फील करते हैं, उसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, जहां वो रहना चाहते हैं. अभी इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन को इसको थोड़ा सा झटका देके इधर एक्स डायरेक्शन में लेके गया है, इसका जो एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कोई भी टाइम में. ठीक है, और मान लो कि तुम ऑब्जर्व कर रहे हो इसको, और एट सर्टेन टाइम यू हैव फाउंड आउट दैट द ऑब्जेक्ट इज हियर व्हिच इज एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, उसी टाइम मान लो इसका एक वेलोसिटी भी है, तो इसको मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी है dx dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx dt. अब इसके ऊपर फोर्स कौन सा काम कर रहा है? देखो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है. पहले तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ये स्प्रिंग इसके ऊपर एक रेस्टोरिंग फोर्स डालेगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि Fr, और ये रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. होता कि नहीं होता? वी ऑल नो फ्रॉम द सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कशन. अब ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस डायरेक्शन और Fr होगा उसका उल्टा डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो हम लोग लिख सकते हैं कि Fr इज इक्वल टू माइनस एस एक्स. अब ये एस क्या है? एस इज नथिंग बट द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर स्मॉल ऑसिलेशन. और दूसरा फोर्स क्या काम कर रहे हैं? द सेकेंड फोर्स इज द विस्कस फोर्स और द डैम्पिंग फोर्स ड्यू टू द गैस मीडियम. तो इसको लिख सकते हैं कि एफ डी. और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर इज अ स्मॉल ऑसिलेशन, सो देन वी कैन कंसिडर दिस डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. और हम लोग लिख सकते हैं कि एफ डी इज प्रोपोर्शनल डी एक्स डी टी. अगेन एफ डी और डी एक्स डी टी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है. सो वी कैन राइट एफ डी इज इक्वल टू माइनस, इसको एक कांस्टेंट ले लेते हैं जिसको हम आर एम लिख रहे हैं, आर सफिक्स एम डी एक्स डी टी. और दिस आर एम इज नथिंग बट द डैम्पिंग कांस्टेंट, इसको कहेंगे कि डैम्पिंग कांस्टेंट. ठीक है, और ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट. ओके, चलो. सो ये दोनों फोर्स काम कर रहे हैं ये टोटल स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर. अगर ये दोनों फोर्स की काम करने की वजह से इसका ऑसिलेशन भी हो रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कौन सा इक्वेशन यहां पे लेके आएंगे? वी हैव ऑलरेडी न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. और न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम, कोई इसका मोशन हो रहा है, कोई भी सिस्टम का अगर मोशन हो रहा है उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा इट इज इक्वल टू मा होगा, मतलब सिस्टम की मास इनटू एक्सीलरेशन, है कि नहीं? अब ये सिस्टम की ये एफ क्या है? एफ इज द नेट फोर्स. नेट फोर्स मींस द रेस्टोरिंग फोर्स प्लस द डैम्पिंग फोर्स. सो इन प्लेस ऑफ एफ वी कैन राइट एफ आर प्लस एफ डी.
और बिल्कुल ये बराबर होगा एम ए मा। अब चलो एफ आर एज वी नो इट इज माइनस एस एक्स, देख रहे हो यहां से, एंड एफ डी आर एम डी एक्स डी टी। एम राइट साइड इज एम, ए इज द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज डी टू एक्स डी टी टू, ठीक है। सो वी कैन राइट इट इज डी टू एक्स डी टी टू। चलो सबको राइट साइड में लेके आते हैं, ठीक है, राइट साइड में लेके आते हैं तो क्या हो रहा है, अब मैं पहले राइट साइड को लिख रहा हूं, सो एम डी टू एक्स डी टी टू प्लस आर एम डी एक्स डी टी प्लस एस एक्स इज इक्वल टू 0। अब एम से सबको डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, देखो डी टू एक्स डी टी टू प्लस आर एम बाई एम, ये एम साफिक्स है, मल्टीप्लाइड नहीं है कि एम एफ को काट दोगे, ठीक है, ध्यान देना, डी एक्स डी टी प्लस एस बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। सो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये आर एम बाई एम जो है ना, इसको हम लोग ले रहे हैं कि ये एक दूसरा कांस्टेंट 2b इज इक्वल टू आर एम बाई एम, आर सफिक्स एम बाई एम, इसको हम लोग लिख रहे हैं कि एक दूसरा कांस्टेंट जिसको हम लोग 2b से डिनोट कर रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ दिस, टू मेक सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन वी हैव टेकन 2b, कि मैथमेटिक्स थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर एस बाई एम को हम लोग लिख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर। देखो क्यों लिख रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर। सो इसको अगर ऐसे लिखा जाए तो क्या होगा, डी टू एक्स डी टी टू आर एम बाई एम मीन्स ट्वाइस बी डी एक्स डी टी प्लस ओमेगा, अब इसको ओमेगा नॉट लिख रहा हूं, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, जहां ओमेगा नॉट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्या है ये, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। वाई इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं, बिकॉज नेचुरल, अगर ये डैम्पिंग वाला चांस नहीं रहते, अगर देयर इज नो एयर मीडियम और एनी अदर डिसिपेटिव मीडियम जहां इसका एनर्जी लॉस हो, तो ये टर्म नहीं रहते, तो ये जो जिस फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करता वो ओमेगा नॉट होता, तो इसलिए कहते हैं कि ओमेगा नॉट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर डिसिपेटिव मीडियम नहीं होते, कोई एक्सटर्नल मीडियम अगर नहीं होता जहां ये अपना एनर्जी लॉस करे, तो तब जिस फ्रीक्वेंसी में वो अपना ऑसिलेशन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सिस्टम कौन है, स्प्रिंग मास्ट वाला जो सिस्टम है इसको सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर एग्जाम में इट इज आस्क्ड द डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इतना सा ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्यों चाहिए, क्योंकि ये तो हो गया इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या बताएंगे, एट एनी अदर टाइम, कोई भी, देखो जब टी टाइम, इनिशियली टी टाइम, कोई भी टाइम, जैसे मान लो कि 10 बजे 10:30 AM को हम लोग देख रहे थे, उसी टाइम इसका जो पोजीशन है x फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये x डिस्टेंस में है राइट नाउ ऑब्जेक्ट, तो 10:32 में 10:32 AM में इसका पोजीशन क्या होगा, हाउ डू यू नो दैट वन, फॉर दैट वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब ये 10:32 में इसका वेलोसिटी क्या होगा, अगर हमें x मिल जाएगा उसी को हम dx dt कर देंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर हमें वेलोसिटी मिल जाएगा तो उसके साथ मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, एवरीथिंग। सो टू गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम, उसका फ्यूचर क्या होगा ये जानने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होता है देख लेते हैं अभी। सो नाउ वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन किस चीज का, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो ये क्लियरली ये दिखाई दे रहा है, इट इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन,
इस इक्वेशन को मैं कंप्लीटली सॉल्यूशन करूंगा और टर्म बाय टर्म एक्सप्लेन भी करूंगा, तो स्किप मत कर जाना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन छूट जाएगा। सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें पता है कि इसका जनरल सॉल्यूशन किस टाइप का हो सकता है कि लेट x इज इक्वल टू सी ई टू द पावर अल्फा टी वी ए ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ट्रायल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये एक आर्बिट्ररी सॉल्यूशन ले रहा है कि जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द रूल टू सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू सी टू द पावर अल्फा टी, क्योंकि ये टाइम के साथ x क्या है, s इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी टाइम t। सो एनी टाइम t में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम लोग मान रहे हैं कि ये इस टाइप का होगा, c टू द पावर अल्फा टी। ठीक है, अब c क्या है, c एंड अल्फा सम कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, इफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो चलो इसको देखते कि dx dt क्या होता है। सो dx dt इज इक्वल टू c, इसका डिफरेंशिएशन होगा dt ऑफ e टू द पावर अल्फा टी, दैट इज अल्फा e टू द पावर अल्फा टी। एंड फिर से अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए, सो d2x dt2 क्या होगा, c अल्फा एज इट इज, फिर dt ऑफ e टू द पावर अल्फा टी, तो क्या मिलेगा, इट इज c dt ऑफ e टू द पावर अल्फा टी, अगेन अल्फा e टू द पावर अल्फा टी, दोनों अल्फा मिलके अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा टी। सो पहले हम लोग मान चुके हैं कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, तो जो हमें मिल रहा है dx dt एंड d2x dt2 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो चलो इसका जो वैल्यू हमें मिल रहा है इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। सो व्हाट विल गेट, सो देन मान लो कि ये इक्वेशन 1 है, सो इक्वेशन 1 में इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स d2x dt2 मीन्स c अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा टी प्लस 2b dx dt मीन्स c अल्फा e टू द पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x is c to the power alpha t, so omega naught square c e to the power alpha t is equal to 0। अब देखो हर टर्म में c to the power alpha t, c to the power alpha t, c to the power alpha t, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। so if we take c e to the power alpha t, सॉरी इसको ऐसे मत लिखो, c e to the power alpha t एक साथ ले लो, so क्या मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो द लेफ्ट हैंड साइड इज सी टू द पावर अल्फा टी इनटू दिस टर्म एंड द राइट हैंड साइड इज 0। अब ये राइट हैंड साइड कब 0 हो सकता है, अगर मान लो कि ये 0 हो और ये 0 हो, ये अगर 0 हो जाए तो राइट हैंड साइड ऑलवेज भी 0। अब देखो कि क्या सी टू द पावर अल्फा टी ऑलवेज 0, सी टू द पावर अल्फा टी क्या है, सी टू द पावर अल्फा टी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि कोई भी एनी टाइम, दिस इज द इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम से आफ्टर सर्टेन टाइम t, ये जो है दिस इज द x। ठीक है, अब मान लो कि व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, अब ये इस साइड में जाने के बाद फिर तो वापस आएगा फॉर ए सर्टेन टाइम, कोई भी टाइम, एक टाइम के लिए, एक मोमेंट के लिए ये 0 हो सकता है, x इक्वल टू 0 हो सकता है। कब 0 होगा, जब योर ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम पोजिशन। क्या ये पूरा ऑसिलेशन के लिए हर वक्त 0 होगा, बिल्कुल नहीं। अगर ये हर वक्त 0 नहीं होते तो इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। मानते हैं कि ये 0 नहीं है, पहले मान रहे कि दिस सेकेंड टर्म इज नॉट 0, तो राइट साइड को 0 होने के लिए ये फर्स्ट टर्म को 0 होना पड़ेगा, और सिर्फ 0 एक टाइम के लिए नहीं, हर वक्त के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। बट फ्रॉम द फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हर वक्त क्या ये 0 होगा, 0 तो नहीं है, क्योंकि x का डिफरेंट ये तो कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बट द x डिस्प्लेसमेंट। जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तभी x 0 हो सकता है, बाकी दूसरे टाइम के लिए ये 0 नहीं है, तो ये हर वक्त 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब इसको हम नहीं लेंगे 0, तो कौन 0 हो सकता है, ये जो सेकेंड टर्म, ये अगर हर वक्त 0 होगा तो ये इक्वेशन विल बी द राइट इक्वेशन। सो फ्रॉम दैट लॉजिक वी आर टेकिंग दैट अल्फा स्क्वायर प्लस 2p अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया,
क्या चाहिए हमें, x चाहिए, x क्या है, c e to the power alpha t. So from that equation we will derive what is the alpha. ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, सो श्रीधर आचार्य वाला रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। तो चलो, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आई होप दैट यू ऑल कैन रिमेंबर द श्रीधर आचार्य रूल. सो फ्रॉम दैट अल्फा इज इक्वल टू, और एक बार याद दिला देते हैं क्या है श्रीधर आचार्य रूल, एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स फ्रॉम दैट वन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a. दिस इज द श्रीधर आचार्य रूल, राइट. सो यहाँ पे देखो, कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशन को. यहाँ पे a मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे x मीन्स यहाँ पे अल्फा, ठीक है. यहाँ पे b मीन्स यहाँ पे 2b, और यहाँ पे c का मतलब यहाँ पे हो रहा है ओमेगा नॉट. तो इनको अगर लिखा जाए तो अल्फा मीन्स x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 2b, क्योंकि b हमारा 2b है ये, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स 2b होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है इधर, a इज 1, सो 1 इंटू सी इज ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, सो 2 इंटू 1. ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो राइट नाउ अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस, देखो ये होगा 4b स्क्वायर, ये 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 को कॉमन ले लेते हैं. सो 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2. अब इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या आता है. सो एक काम करते हैं कि ये माइनस 2b जैसे रखो, और ये 4 को रूट की बाहर लेके आते तो 2 हो जाएगा. सो अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि तुम नोट ले सकते हो इधर से और तुम्हें कोई स्टेप जंप ना करना पड़े. तो फिर आ रहा है कि देखो ये 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो अल्फा का कितना वैल्यू आ रहा है, अल्फा का 2 वैल्यू आ रहा है. एक हो रहा है कि अल्फा 1 इट इज माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है. और दूसरा हो रहा है अल्फा 2 व्हिच इज माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. सो आवर सॉल्यूशन x इज इक्वल टू सी ई टू द पावर अल्फा टी. अब देखो दो सॉल्यूशन आ रहा है, एक आ रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x1 व्हिच इज सी ई टू द पावर अल्फा 1t, जहां अल्फा 1 इज माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. और दूसरा सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू सी ई टू द पावर अल्फा 2t, जहां अल्फा 2 इज दिस वैल्यू. सो वी कैन राइट द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन एज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2. यही तो रूल होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का. अगर दोनों सॉल्यूशन एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है सो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा दो सॉल्यूशन की समेशन. सो x वी कैन राइट c, अच्छा इसको c1 c2 कर देते हैं, ये c1 कर लेते हैं, c2 कर देते हैं. सो c1 e टू द पावर अल्फा 1t प्लस c2 e टू द पावर अल्फा 2t. सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द क्या है ये है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब हमें क्या चाहिए, वी वांट टू नो कोई भी टाइम t में इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है. इफ वी नो द डिस्प्लेसमेंट देन वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑल्सो. तो हमें चाहिए क्या क्या, ये अल्फा 1 चाहिए, अल्फा 2 चाहिए, c1 चाहिए, c2 चाहिए, ठीक है. बट देयर आर, चलो इसको और एक बार लिख लेते फिर एक बार डिस्कस कर लेते. सो व्हाट वी हैव द इक्वेशन क्या था भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन ये था d2x dt2 प्लस ट्वाइस b dx dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. सॉल्यूशन क्या मिला हमें,
सॉल्यूशन मिल गया हमें x इज इक्वल टू C1 e टू द पावर अल्फा 1t प्लस C2 e टू द पावर अल्फा 2t, जहां अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो चलो इसको और भी अच्छी तरह से अल्फा 1 अल्फा 2 को वैल्यू दे के लिख लेते हैं। सो x बिकम्स C1 e टू द पावर अल्फा 1t, अल्फा 1 मीन्स माइनस b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस C2 e टू द पावर माइनस b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। तो चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो C1, अब देखो कि e टू द पावर माइनस बी प्लस, इनको मैं थोड़ा स्प्लिट कर रहा हूँ, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, e टू द पावर माइनस बी टी ए टी इंटू e टू द पावर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी लिख सकता हो ना, क्योंकि इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। प्लस C2, इसको भी ऐसे e टू द पावर माइनस बी टी इंटू e टू द पावर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। अब देखो e टू द पावर माइनस बी टी, e टू द पावर माइनस बी टी, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, सो x बिकम्स e टू द पावर माइनस बी टी C1 e टू द पावर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस C2 e टू द पावर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। सो दिस इज द सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब इस इक्वेशन का। सो फ्रॉम दैट सॉल्यूशन फॉर एनी टाइम t, what will be the position of our object, that means position of the pendulum or the spring mass system, we can get from this equation। बट ये इक्वेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखो ये इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस ये रूट के अंदर जो टर्म है ना बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये इस इक्वेशन को पूरा मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा और एक चीज देखो, ये जो e टू द पावर माइनस बी टी टर्म है ना, ये बोल रहा है कि हमारा जो ऑसिलेशन होगा ये बिल्कुल फॉर एवर ऑसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये e टू द पावर माइनस बी टी, इसको अगर टाइम के साथ प्लॉट करोगे, सो ये मान लो कि टाइम है और ये e टू द पावर माइनस बी टी ये एक्सपोनेंशियली डीके करेगा, मतलब इसका x मीन्स द पोजिशन और वी कैन से द एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डीके करेगा। मतलब इसका जो ऑसिलेशन, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होते तो इसका ऑसिलेशन इस तरह के एक साइन वाला कर्व मिलता हमें, है ना, बट ड्यू टू द डैम्पिंग हमें जिस तरह का मिलेगा, लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे, इसका धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटता जाएगा और बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये नॉन ऑसिलेटरी मोशन को इंडिकेट करता है। कौन सा टर्म? ये e टू द पावर माइनस बीटा टी टर्म, ये नॉन ऑसिलेटरी, धीरे धीरे करके उसका ऑसिलेशन कम होता जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब देखो डिपेंडिंग ऑन दिस b, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दिस b एंड द ओमेगा नॉट वैल्यू, वी कैन गेट 3 डिफरेंट कंडीशंस। एक हो सकता है कि b इज मच ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। अब b क्या है, थोड़ा एक बार रिमाइंडर कर लो, b क्या है? b 2v वाज rm by m, और b क्या होगा? rm by 2m, और rm क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट। मतलब अगर डैम्पिंग इन्वायरमेंट इज वेरी हाई, मान लो कि योर सिस्टम जो हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम था ना, राइट नाउ दिस इज प्लेस्ड इनसाइड द वाटर मीडियम रेदर द एयर मीडियम। पहले था ये एयर मीडियम में, अब मान लो कि ये वाटर मीडियम में आ चुका है, मतलब इसका जो विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब डैम्पिंग विल इंक्रीज, देन बी विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर ये बी इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर पानी नहीं रहते तो इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है उससे बहुत अगर ज़्यादा होगा तो एक कंडीशन हमें मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे कि ओवर डैम्प्ड कंडीशन। फिजिकली यू कैन थिंक दैट व्हाई इट इज ओवर डैम्प्ड, क्योंकि पानी बहुत हाईली डेंस होगा, इसका विस्कस फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंपेयर टू एयर ज़्यादा होगा, तो इसका जो ऑसिलेशन, अगर एयर में जितना ऑसिलेशन हमें देखने को मिल रहा था उससे पहले ये रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। तो if v is much greater than omega naught, then we will call it as a
ओवर डैम्प्ड कंडीशन। अगर मान लो कि b इज वेरी लेस टू ओमेगा नॉट, मतलब b अगर बहुत कम है तो इसका मतलब इसका कोई डिसिपेटिव मीडियम है ही नहीं, तो इसको हम लोग कहेंगे कि अंडर डैम्प्ड कंडीशन। अगर b इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा नॉट देन वी कैन से इट इज द क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन। और इन तीनों कंडीशन में ऑसिलेशन किस टाइप का होगा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चलो तब तक के लिए यही रोकते हैं, फिर मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में।